के प्रायोजक हैं हार्ट सर्जरी में 16 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव। किसी भी हृदय रोग संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें। हार्ट अटैक का आपने नाम सुना होगा। हार्ट अटैक को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है, कुछ वहम फैले में, कुछ कंसेप्ट भी हैं जो अभी तक हार्ट अटैक को लेकर क्लियर नहीं है। आज हम उन सब के बारे में बात करने वाले हैं और उन सब के बारे में बात करने से पहले आपको बता दूं कि 510991 पर आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज जो डॉक्टर हमारे साथ बैठे हैं वो फेमस कार्डियक सर्जन हैं और आप अहमदाबाद से हैं। आप हैं डॉक्टर संदीप अग्रवाल। आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद शिल्पा जी, आपके सारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। डॉक्टर साहब से बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि डॉक्टर साहब अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जायडस हॉस्पिटल में, और सबसे बड़ी बात कि हर महीने के दूसरे संडे को आप जोधपुर में ताराबाई आई हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। ये उन सब के लिए एक सुनहरा मौका है जो हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं या उससे जुड़ी किसी कॉम्प्लिकेशन को अभी भी फेस कर रहे हैं। आप लोग जरूर डॉक्टर साहब से मिलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब से हम अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले एक और बात मैं जानना चाहती हूँ सर कि आपने इतना दूर का सफर तय किया और आप हर महीने यहाँ पर आते हैं। जब आप पेशेंट से जुड़ाव रखते हैं तभी आपका आना जाना होता है, या फिर पेशेंट्स को जब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो डॉक्टर्स को बहुत प्यार देते हैं। मैं सबसे पहले आपके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। शिल्पा जी, मेरा लगाव राजस्थान से शुरुआत से है, क्योंकि मेरा स्कूलिंग अजमेर से हुआ है और मैंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन स्कूलिंग वगैरह अजमेर से की है। जहाँ बचपन गुजरता है वहाँ नेचुरली इमोशनल टाइज होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए राजस्थान से खास करके मेरा लगाव है। मेरी मेडिकल ट्रेनिंग प्राइमरीली बॉम्बे से है, उसके बाद 6 साल मैंने हायर सर्जिकल ट्रेनिंग इंग्लैंड में ली है, बेस्ट सर्जन्स के साथ काम किया है, और अब मैं रेगुलरली जोधपुर आ रहा हूँ जिससे मैं अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं। जी, कॉल्स आने लगे हैं। मैं सभी को एक और बात बताना चाहती हूँ, डॉक्टर साहब जोधपुर में भी अपनी सेवाएं हर संडे को देते हैं, महीने के दूसरे संडे को, लेकिन मैं आपको डॉक्टर साहब के हाथ का जादू जरूर दिखाना चाहूंगी। अगर आप परमिशन दें तो मेरे पास एक वीडियो है जो मैं चाहती हूँ कि हमारी सारी प्यारी ऑडियंस देखे। उसके बाद मैं आके ये जो भी सवाल हैं जो डॉक्टर साहब से मैं पूछने वाली हूँ, आप पूछने वाले हैं, जरूर पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लीज आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपके सारे कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। और मेरा परिवार वाले और उनका हमारा संघ का फ्रेंड जायडस में ले गया। जायडस हॉस्पिटल में मुझे एंजियोग्राफी किया। संदीप अग्रवाल जी डॉक्टर है जो कार्डियक सर्जन है, और मेरी बाईपास सर्जरी बहुत अच्छी तरह से हो गई। वहाँ 1 वीक में रहा, बाद में मुझे डिस्चार्ज किया। आफ्टर 1 मंथ मैं अंबाजी यात्रा पे गया। आफ्टर 2 months मैं गोपुर, वृंदावन, मथुरा 1 वीक के लिए गया। अभी मैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में मेरा चल रहा है। अग्रवाल जी एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन दिन में 4 दफे वो विजिट करता था। मुझे नई जिंदगी मिल गई, ऐसा मुझे महसूस होता है। अभी मैं नॉर्मल रूटीन लाइफ में हूँ। मैं स्कूटी भी चलाता हूँ, सब्जी वगैरह भी लेके जाता हूँ, ग्रोसरी लेता हूँ, सब कुछ मैं रूटीन वर्क पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से करता हूँ। और मुझे जायडस में बहुत रिजनेबल चार्ज से मुझे ट्रीटमेंट किया, इससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1 मिनट 58 सेकंड की वीडियो से एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि हार्ट अटैक इतना बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत है, या फिर जिन्हें हार्ट अटैक आ चुका है वो अच्छी जिंदगी बेहद अच्छे अंदाज से जी सकते हैं। यही इस वीडियो में दिखाया गया सर। बिल्कुल शिल्पा जी, विनोद जी जब हमारे पास आए थे उनको काफी बड़ा हार्ट अटैक आया था। उम्र उनकी 76 इयर्स की थी और हार्ट का पंपिंग उनका कमजोर होकर 60% से 30% हो गया था। उनको आर्टिफिशियल सपोर्ट की ज़रूरत लगी थी, इंट्रायोटिक बलून पंप की ज़रूरत लगी थी। लेकिन आज हम महीने 2 महीने के बाद देख रहे हैं कि वो सब अपनी रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। और यही नहीं, मुझे उनका पिछले हफ्ते फ़ोन आया था, अब वो अपने बच्चों के पास यूएस जाने के लिए फुल्ली रेडी हैं और शायद 15-20 दिन में वो आगे यूएस ट्रैवल करना चाहते हैं। And he is saying in इस वीडियो की वो ग्रोसरी भी लाते हैं, घर का सारा काम भी करते हैं। That's very good. बिल्कुल। तो ये जो एक हमारे मन में धारणा है कि अगर हमको बाईपास सर्जरी एडवाइस की जाती है या अगर हम इसको करवाते हैं तो आगे हमारी जिंदगी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, हम अपनी रेगुलर एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, ये काफी हद तक गलत है। और एक बार सक्सेसफुल सर्जरी होने के बाद रिकवरी पूरी तरह से आने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। हार्ट फेल या फिर हार्ट अटैक एक ऐसा वर्ड हो गया है कि जैसे कैंसर जैसी बीमारी या एड्स के नाम से ही हम लोग डर जाते हैं, हम उस पर बात नहीं करना चाहते। और हार्ट अटैक भी एक ऐसा ही कॉज है जिससे लोग बेहद डरते हैं। तो मैं सर चाहती हूँ कि आप इसे ब्रीफ करें जरा कि हार्ट अटैक है क्या, क्या कॉम्प्लिकेशन है। जो आपने कहा और जो मुद्दा आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। आज हमारे को अपने देश में ऐसा लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीजेस या कैंसर की वजह से डेथ्स बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो या आजकल स्वाइन फ्लू के बारे में हम सुनते हैं। बट जो हमारे ICMR के और WHO के आंकड़े हैं उनके अनुसार ऑलरेडी 25% ऑफ द डेथ इज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी। दैट मीन्स हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक रिलेटेड ऑलमोस्ट 25% डेथ्स होती हैं। और हमारे देश में काफ़ी सारी पॉपुलेशन में ऐसे मरीज हैं जो डायबिटिक हैं, जो जानते भी नहीं हैं उनको डायबिटीज़ है, उनकी शुगर्स बहुत हाई रहती हैं, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल रहता है और ये दोनों बहुत ही डैमेज कर सकते हैं हार्ट को। ऐसा माना जाता है कि आने वाले वर्षों में 2020 या 2030 तक हम हार्ट डिजीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाएंगे और हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड और ब्रेन रिलेटेड डेथ है वो ऑलमोस्ट 40% पहुंच जाएगी। कैंसर रिलेटेड डेथ्स होती हैं लेकिन हार्ट फेलियर में जहां हार्ट का पंपिंग बहुत कमज़ोर हो जाता है उसमें सर्वाइवल 5 इयर्स भी नहीं रहता है। तो कई कैंसर से भी ज़्यादा गंभीर समस्या है हार्ट फेलियर की। आप जो हार्ट अटैक के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा ही हमने साइलेंट हार्ट अटैक के भी बारे में सुना है। लोग अमूमन कहते हैं हम कोई इंसान सो रहा था और उसी में उसे अटैक आया एंड ही डेड। तो ये साइलेंट हार्ट अटैक से क्या मतलब है? साइलेंट हार्ट अटैक 2 चीज़ों के बारे में डिनोट कर सकते हैं। एक होते हैं जैसा आपने बताया कि नींद में उनको होश ही नहीं रहा, अटैक आया और चल बसे। तो ये साइलेंट अटैक नहीं कहा जाएगा बिकॉज ये अटैक आया और डेथ हो गई, तो इट मैनिफेस्टेड एज डेथ। मतलब मरीज को सिम्टम्स आने का मौका ही नहीं मिला, उनकी हार्ट की नसें या ब्लड सप्लाई एकदम 100% बंद हो गई और हार्ट के पंप ने काम करना बंद किया और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन साइलेंट अटैक्स हम जो रेगुलर क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो काफ़ी हम देखते हैं डायबिटिक्स में। कई बार डायबिटिक्स जब होते हैं, शुगर्स अनकंट्रोल्ड होते हैं तो उनको माइनर चेस्ट पेन हो या मस्कुलर पेन करके उन्होंने पास ऑफ कर दिया हो, लेकिन एक्चुअली उनको उस समय हार्ट अटैक आया हो। और ये चीज़ उस समय मिस हो गई हो, फिर सिम्टम्स बड़े हों या कुछ रेगुलर एको वगैरह कराया हो तो उसमें समझ में आता है कि नहीं आपको पहले डैमेज हो चुका है, हार्ट का पंपिंग आपका कमज़ोर हो चुका है। तो डायबिटिक्स में खास करके हमको केयरफुल रहने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, मतलब डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है और एक ऐसी डिजीज़ है, डायबिटीज़ के साथ ब्लड प्रेशर भी मैं ऐसा कहूँगा जो हम साइलेंट किलर का नाम दे सकते हैं कि काफ़ी सालों तक ये आपका हाई ब्लड प्रेशर रहा हो या आपकी शुगर्स बहुत हाई रहे हों लेकिन आपने कभी उनको चेक नहीं कराया हो तो ये सिम्टम्स शुरुआत में नहीं देते हैं।
एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहती है जब आपकी नसों में डैमेज चालू रहता है जी। शुगर्स बहुत हाई रहने की वजह से 5 साल 10 साल बाद आपको वो डैमेज जब मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है, जब नसों में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस डेवलप हो जाती हैं, तब वो आपको सिम्टम्स देना चालू करते हैं। तो डायबिटिक्स में बहुत ज़रूरी है कि अगर डिटेक्ट हो गई है डायबिटीज़ तो हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, डायबिटीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, क्योंकि जितना हम कंट्रोल करेंगे उतना हम डिजीज प्रोग्रेशन को प्रिवेंट करेंगे। जी। अच्छा, उम्र दराज लोगों में अगर हाई बीपी या शुगर की प्रॉब्लम होती है तो अटैक का चांसेस बना रहता है। अब आजकल तो जनरेशन भी ऐसी है कि शुगर और बीपी उनमें भी जानून हमें केसेस देखने को मिलते हैं, तो क्या उनमें भी फिर ये चांसेस बने रहते हैं कि उन्हें भी अटैक आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है आपकी कि आजकल हम यंगर एज ग्रुप में भी ये प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर करें तो हमारी पॉपुलेशन में डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट 10 साल यंगर स्टेज में अर्लियर पैदा होती हैं। और अगेन जो हमारे देश के थोड़े बहुत आंकड़े हैं उसमें ऑलमोस्ट 50% ऑफ द हार्ट अटैक्स हैपन लेस देन 50 इयर्स ऑफ एज एंड 25% ऑफ देम आर बिलो 40 इयर्स ऑफ एज। सर एक कॉलर ले लेते हैं, कॉलर आ गए। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? नमस्ते मैडम, मैं डॉक्टर साहब बात कर रही हूँ। हाँ जी सर, अपना सवाल कीजिए। सर मेरे अंकल के बाईपास हो रखा है और वो खाने का ध्यान नहीं रखते, उनको वापस प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर आप कह रहे हैं कि उनको वापस बाईपास करना पड़ेगा, क्या बाईपास वापस पॉसिबल हो? जी, ये कहना चाह रहे हैं कि दोबारा बाईपास होना पॉसिबल है कि नहीं है? बिल्कुल, ये जो आपकी समस्या है ये काफ़ी हम एज डॉक्टर्स एज कार्डियक सर्जन्स काफ़ी रेगुलरली देखते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन हो जाने के बाद में सारी समस्याओं का अंत हो गया है, हमको कोई कंट्रोल रखने की ज़रूरत नहीं है, दवाएं खाएं नहीं खाएं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऑपरेशन सिर्फ एक पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, बाकी मेडिसिन्स हैं, डायबिटीज़ कंट्रोल है, रेगुलर एक्सरसाइज है, डाइट कंट्रोल है, वो सब तो इंसान को लाइफ लॉन्ग करना ज़रूरी है। अब आपके इनके केस में स्पेसिफिकली इनको बाईपास सर्जरी कराने के बाद सिम्टम्स वापस से आए हैं और सिम्टम्स आने के बाद में शायद एंजियोग्राफी हुई है और एंजियोग्राफी में वापस से बाईपास सर्जरी की सलाह दी गई है। अगर इस प्रकार की सलाह दी गई है तो उनको ज़रूर इसको आगे बढ़ना चाहिए। आज की तारीख में सेकंड टाइम सर्जरीज या थर्ड टाइम सर्जरीज काफ़ी रेगुलरली हायर सेंटर्स में होती हैं जहां स्पेशलिस्ट सर्जन हो, एक्सपीरियंस सर्जन्स हो, तो ये रीजनेबल सेफ्टी के साथ करी जा सकती हैं। और अगर फुल केयर के साथ की गई, आगे जाके अगर फुल केयर पेशेंट लेते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। खास करके अगर पेशेंट की उम्र कम हो, एक्टिव हो, तो कराना चाहिए। हार्ट अटैक जिन पेशेंट्स को आता है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, ये दो नाम उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं रहते हैं। तो आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजियोप्लास्टी, आप उससे डिफाइन कर दीजिए सबसे पहले, फिर हम बाईपास पर आते हैं। जी, जब किसी दो प्रकार के प्रेजेंटेशंस होते हैं, कई बार पेशेंट्स को एक्यूट चेस्ट पेन होता है, मतलब कल तक बिल्कुल ठीक थे, सडनली चेस्ट पेन काफ़ी सीवियर हुआ और वो एक अटैक की आने की स्थिति या अटैक डेवलप हो जाता है उनको। तो उस स्थिति में जब उनको अगर किसी अस्पताल में आसपास ले जाते हैं जहाँ कार्डियोलॉजी और कैथ लैब की फैसिलिटीज़ हैं, तो एंजियोग्राफी तुरंत करने के बाद में क्लियर हो जाती है समस्या एकदम से डेवलप हुई है कि थोड़े समय से ब्लॉकेजेस थे और अब पकड़ में आई। अगर एक्यूट अटैक आया हो तो सबसे पहला चीज जो अगर करी जा सकती है पहले 6 घंटे के अंदर, जिसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं, अगर वो सुविधा उपलब्ध है, करी जा सकती है तो करानी चाहिए, क्योंकि इससे हार्ट में डैमेज लिमिट होता है और आगे की रिकवरी काफी फास्ट होती है। जी जी। अब आपने जो पूछा दूसरा कि एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी में क्या अंतर है, दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। हालांकि दोनों का एम एक यही है कि हम हार्ट के पंप को ब्लड सप्लाई कैसे उसकी बढ़ाएं। एंजियोप्लास्टी में ब्लॉकेज को अंदर से खोला जाता है। अगर कोई भी ब्लॉकेज है तो हम साधारण सा एंजियोग्राफी का वायर नस के थ्रू उतारते हैं, आजकल तो हाथ से की जाती है मेजॉरिटी ऑफ द सेंटर्स में। तो एक बार वायर पास ऑन ब्लॉकेज के अक्रॉस हो जाता है, उसके ऊपर बलून डाल के वो ब्लॉक को हम बलून से फ्लैटन आउट करके ओपन करते हैं और फिर फ्यूचर में खुला रहे इसलिए उसके अंदर से स्प्रिंग जैसी स्टेंट करके जो इम्प्लांट आती है उसको बैठाते हैं।
और उसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, दवाई वाले होते हैं और साधारण स्टेंट्स होते हैं। तो एक बार ये स्टेंट बैठाने के बाद में ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने से सिम्टम्स चले जाने चाहिए और हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जानी चाहिए। बाईपास सर्जरी की प्रक्रिया एंजियोप्लास्टी से कहीं ज़्यादा अलग है। इसमें हम एंजियोप्लास्टी की तरह जो हम ब्लॉकेजेस हैं उसका हम कोई निवारण नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है ब्लॉकेजेस को ना छेड़ के नया रास्ता बना देते हैं। जैसे आप देखें, एक सिटी है अगर बहुत कंजेस्टेड रहती है, तो अगर हम सिटी के बीचों बीच जाएं तो हमको ट्रैफिक में काफी टाइम लगता है, रुकते हमको जाना पड़ता है। और वही हम बाईपास रूट पकड़ लें तो हमको एकदम शॉर्टकट और कंफर्टेबली हो जाता है और हमारी रफ्तार बाईपास के रूट पे कहीं ज्यादा फास्ट होती है। तो बाईपास का अर्थ ही ये है कि जहाँ ब्लॉकेज है उसको हम बाईपास करके नए रास्ते से जाएं जो हमारी समस्या का निवारण कर सके और हमारे जो हार्ट के पंप हैं उसको बेहतर खून की सप्लाई मिल सके। तो इसमें हम नया रास्ता बनाते हैं और जो ब्लॉक्स होते हैं उनके साथ छेड़खानी नहीं करते हैं। अच्छा, अगर हार्ट अटैक की बात की जाए, जब किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, जनरल किसी भी आदमी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तब भी जलन होती है, और जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है हार्ट अटैक में भी कुछ लिटिल बिट ऐसी ही सिमिलर प्रॉब्लम्स होती है। तो दैट टाइम हाउ कैन वी जज कि हमें हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही है? क्योंकि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो हम लोग दवाई खा लेते हैं गैस की और सोचते कि शायद इट विल बी फाइन, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिसे आप गैस्ट्रिक प्रॉब्लम समझ रहे हैं वो हार्ट अटैक निकलता है और इंसान की जान चली जाती है। ये आपने बहुत ही अप्रोप्रिएट क्वेश्चन पूछा है। और सिर्फ एसिडिटी ही नहीं, कई बार हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं डेंटल पेन होना, जॉ पेन होना, या शोल्डर ब्लेड्स के बीच में, कंधों के बीच में सीवियर पेन होना। तो हार्ट अटैक के टिपिकल सिम्टम्स हर बार हों या चेस्ट पेन हो वो हर बार नहीं होते हैं। एज डॉक्टर्स ऑल्सो कई बार जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनके सिम्टम्स टिपिकल नहीं होते हैं तो हम उनको कहते हैं एटिपिकल सिम्टम्स हैं। लेकिन कहीं अगर रिस्क फैक्टर्स हैं उस पेशेंट के जहां हार्ट डिजीज होने की संभावना कहीं ज़्यादा है तो हम सलाह देते हैं कि कार्डियक चेकअप कराएं और उसमें अगर कुछ निकल के आता है तो इसका अप्रोप्रिएट इलाज कराएं। हमेशा वरी यही रहती है, एसिडिटी से किसी की जान जाने वाली नहीं है, लेकिन अगर कार्डियक कंडीशन है उसको नज़रअंदाज किया गया तो वो हार्ट अटैक में डेवलप हो सकती है और सडनली इट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ लाइफ आल्सो। सो कहीं भी आपको या किसी पेशेंट को कहीं भी डाउट आता है तो हमेशा इट्स बेटर टू अर्न ऑन द सेफर साइड और कार्डियक वर्कअप कराने में कोई नुकसान नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो उसका निवारण आसानी से पॉसिबल है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, मैं जी पहले अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए सर। जी अच्छा, नमस्कार सर। अपना नाम बताइए। जौहरी चंद भंडारी। जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। अपना क्वेश्चन पूछिए। क्या मेरा हार्ट का ऑपरेशन कराया फिर ये दर्द हो रहा है? 6 महीना हो गए जी। रात भर नींद नहीं आती और एक साइड में दर्द होता है, लेफ्ट साइड में जी। गोलियां ले लेके मतलब सहन कर रहा हूँ। आपके हाथ में पेन होता है? नहीं सर, सीने में दर्द होता है। जी, ओके। आपका ऑपरेशन 6 महीने पहले हुआ था भंडारी साहब? हाँ सर, 80 और 90% था। ऑपरेशन 6 महीने पहले ही हुआ है आपका? सर, आपका ऑपरेशन क्या 6 महीने पहले हुआ है? हेलो, 4 साल हो सर, 4 साल हो। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले सर। अगर ये तेज रहेगा तो हम आपसे ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। जी हाँ जी, अब बताइए, आपका ऑपरेशन हुए 4 साल हो गए हैं? 4 साल हो गए। अभी वापस दिखाया था हमने 4 महीने पहले जी अहमदाबाद में, और वापस जोधपुर में सांगी साहब को दिखाया। अच्छा। और रेगुलर दवाई लेने को बोला है, पर अभी भी वो दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती और सीने में दर्द रहता है जी। सोचन आ जाती है कभी कभी। जी जी सर। भंडारी साहब, आपका ऑपरेशन हुए काफी साल हो गए हैं और जो मुझको आपने बताया उससे ऐसा समझ में आता है कि इनकी जो तकलीफ है वो रिसेंट 4-5 महीने से ही चालू हुई जी।
सिर्फ अगर इनको रात को करवट लेके एक साइड सोते हैं और तकलीफ होती है तो शायद ये पॉइंट कर रहा है कि ये मस्कुलर पेन होने की संभावना ज़्यादा है। हालांकि सिर्फ एक सवाल का जवाब देने से इनका कंसल्टेशन कर पाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि एक बार फुल कार्डियक चेकअप कराएं, ज़रूरत पड़े तो TMT टेस्ट या एकोकार्डियोग्राफी कराएं, जिससे हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम वापस से तो नहीं आई है जी। और उसके अकॉर्डिंगली, टेस्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आप सलाह के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, जो शुगर या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उन्हें रोज दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है, उसका ट्रीटमेंट भी हो गया है, चाहे वो बाईपास सर्जरी हो या फिर एंजियोग्राफी प्लास्टी से, लेकिन क्या जो दवाइयों का सिलसिला है, क्या हार्ट अटैक पेशेंट बाद में आजीवन जिंदगी भर दवाइयाँ खाएगा या फिर एक टाइम आएगा कि या इसका कोई कोर्स होता है कि भाई साल भर उसे दवाई खानी है? ये एक काफ़ी कॉमन धारणा है लोगों के अंदर कि अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट लेते हैं, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो या बाईपास सर्जरी हो, तो वो क्योरेटिव सर्जरी है कि एक बार हमने प्रोसीजर कराया, वो उसके बाद कहानी ख़त्म हुई, हमारे पास वापस एकदम ब्रांड न्यू जो ऊपर वाले ने नलियाँ दी हैं वैसी तैयार हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। बिल्कुल। जो ऊपर वाले ने जिस प्रकार की हमारी बॉडी बनाई है, जो उन्होंने बनाया है, उसको हम कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं। इसलिए दवाइयाँ ज़रूर लेनी पड़ेंगी और लेनी पड़ती हैं ज़िंदगी भर। दवाइयों के साथ साथ जो भी रिस्क फैक्टर्स कंट्रोलेबल हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो उनकी दवाइयाँ हैं, या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, नियमित एक्सरसाइजेज हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। जितना रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, जितना अपनी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण रखेंगे, वेट लॉस या वेट कंट्रोल करेंगे, उतनी लॉन्जेविटी ऑपरेशन की या एंजियोप्लास्टी की पड़ती है। और हम कोई चीज़ प्रिवेंट शायद नहीं कर सकते हैं 100%, बट हम उसका प्रोग्रेशन काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर केयर लें तो। जी। ओबेसिटी एक ऐसा रीज़न है कि आदमी की लाइफ बहुत बदल जाती है। मोटापा, क्या मोटापा जो है वो हार्ट अटैक को बढ़ावा देता है? बिल्कुल, मोटापे के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं शरीर में। अगेन घूम फिर के बात आती है कि आजकल के दौर में खास करके हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सेडेंटरी होती जा रही है। हम ऑफिस वर्क करते हैं, या आप इवन स्टूडेंट्स में देखें या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो पहले काफ़ी फिजिकली एक्टिव रहते थे, आजकल सबके पास बाइक होती है, मोबाइल से और इंडोर गेम्स ज्यादा प्रेफर करते हैं। इंडोर गेम्स, जंक फूड का ज्यादा, जंक फूड है, टेलीविजन है, और मेरे ख्याल में मोबाइल में बहुत ज्यादा आजकल इन्वॉल्वमेंट हो गया है। जी बिल्कुल सही बात है। तो मोबाइल को, खास करके स्मार्टफोन को बेहतर तरीके से हेल्दी रहने के लिए भी यूज किया जा सकता है। आजकल काफ़ी सारी ऐसी हेल्थ एप्लीकेशंस हैं जो अगर हम डाउनलोड करें, और मैं समझता हूँ काफ़ी सारी अच्छी एप्लीकेशंस फ्रीली अवेलेबल हैं और फ्री डाउनलोड करी जा सकती हैं, जिससे हम खुद की डाइट मॉनिटर कर सकते हैं कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं, हम दिन भर में कितनी एक्सरसाइज करते हैं, हमारा वजन कितना है और कितना होना चाहिए। और कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा एक क्वेश्चन था डॉक्टर साहब से। जी। मेरी मदर है, उनको डायबिटिक भी है और ब्लड प्रेशर भी है जी। तो उनको यदि भविष्य में कभी हार्ट अटैक से वगैरह से बचाना है तो उसके लिए क्या उपचार रहेगा डॉक्टर? आपकी मदर की एज बता पाएंगे? जी, 70 के पास है। ओके। और 70 इयर्स में उनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के अलावा और कोई तकलीफ नहीं है अभी? नहीं, बाकी कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर। 70 इयर्स उन्होंने इतने अच्छे से निकाले हैं, तो मेरी आपको एक ही सलाह रहेगी कि उनकी डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, और जितना एक्टिव रहेंगे, जितना स्वस्थ रहेंगे, खाने पीने पे आई एम श्योर वो नियंत्रण रखते होंगे। और मेरे ख्याल में इतने साल उनके अच्छे निकले हैं, तो उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आगे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको। लेकिन डायबिटीज ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। इट्स अ वेरी गुड थिंग कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। उन्होंने डायबिटीज और बीपी को ही कंट्रोल कर रखा है, तो आगे उस चीज चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता चिता के समान है। बिल्कुल इसको, और चिंता करने से किसी चीज का कोई सोल्यूशन नहीं जी, बिल्कुल है। आज की तारीख में साइंस इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि हम अगर प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर सकें टाइमली, तो उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल है बिफोर दे कॉज डैमेज। बिल्कुल। अच्छा, एक हल्का सा सवाल पूछती हूँ मैं आपसे। स्ट्रेस होता है
तो हार्ट अटैक का बढ़ावा होता है। अब बिना स्ट्रेस वाली लाइफ के लिए क्या करना चाहिए, डी स्ट्रेस रहने के लिए क्या करना चाहिए उसका भी तरीका ये काफी कॉमन सवाल हर एक कार्डियक सर्जन को पूछा जाता है जी। और इसके लिए तो एक ही सवाल है कि सब रूटीन जिंदगी छोड़ छाड़ के हिमालय के ऊपर चले जाएं और वहाँ पर शांति से एकदम स्वस्थ जीवन जीने की कोशिश करें, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है जी। तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट स्टिल वी कैन टेक टाइम आउट, अपने लिए खुद के लिए टाइम निकालें, अपने काम से अलग, अपनी फैमिली से अलग, अपनी खुद की सेहत के लिए दिन में आधा घंटा या 1 घंटा निकालें जी। और डेली नहीं निकाल पाते हैं और एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन करें, शुरुआत करें और एक रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो उससे भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स आपको। और रेगुलरिटी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है, बिल्कुल, उसकी वजह से ये चीजें। एंथुसियाज्म में काफी लोग मेंबरशिप्स जिम की ज्वाइन करते हैं, काफी डाइट्स के कोर्स करते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं मेंटेन कर पाना बहुत डिफिकल्ट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अच्छा, हम एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी की बात कर रहे हैं, वेल्स रिप्लेसमेंट और रिपेयर की जब बात करते हैं तो वो क्या प्रोसीजर है? रिप्लेसमेंट और रिपेयर से क्या सेंस हो जाएगा? वाल्व रिपेयर और रिप्लेसमेंट जब भी एडवाइस किया जाता है जब हार्ट के अंदर के वाल्व्स में या तो काफी ज्यादा चूना जमा हो गया हो या फिर उसमें काफी ज्यादा लीकेज चालू हुई। चूने से मतलब से कैल्शियम जो होता है, जो नॉर्मली हम पहले काफी ज्यादा देखते थे क्योंकि रूमेटिक फीवर का बर्डन जो है काफी ज्यादा था अपने देश में, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यंगर पॉपुलेशन में रूमेटिक फीवर बहुत कम है, इसलिए जो है वाल्व का डैमेज यंगर स्टेज पे नहीं होता है, तो रूमेटिक वाल्वुलर डिजीज जो है वो अब हम कम देख रहे हैं। लेकिन ये दोनों प्रोसीजर अभी करे जाते हैं जब हार्ट के वाल्व डैमेज। नॉर्मली हार्ट के 4 वाल्व होते हैं और इसमें जो लेफ्ट साइड के 2 वाल्व होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और अक्सर इनमें कोई परेशानी आती है तो एज अ सर्जन हम या तो रिपेयर एडवाइस करते हैं या रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। दोनों की प्रक्रिया बेसिक ऑपरेशन की जो पद्धति है ओपन हार्ट सर्जरी होती है वो सिमिलर होती है। जब भी हम रिपेयर की एडवाइस करते हैं तो रिपेयर हमारी कोशिश रहती है, लेकिन साथ ही साथ हमको रिप्लेसमेंट की पूरी तैयारी रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर वाल्व रिपेयर नहीं कर पाए जब ऑपरेशन चालू है तो कई बार हमको वो प्रोसीजर अबैंडन करके उनका नेचुरल वाल्व निकाल के रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकती है जी। तो एक में हम आर्टिफिशियल वाल्व पूरी तरह से इम्प्लांट करते हैं जिसको हम वाल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं। ओके, सही कॉल आ गया। हेलो, हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, अपना नाम बताइए सर। राजू राम जी, अपना सवाल कीजिए। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाह रहा था कि सीने में जब बहुत ज्यादा जलन होती है तो उससे क्या होता है? जी राजू राम जी, आपका जो सवाल है थोड़ी देर पहले मुझे शिल्पा जी ने पूछा कि एसिडिटी और हार्ट अटैक के बीच में हम कैसे अंतर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सिर्फ सीने में जलन होना एक हार्ट अटैक की तरफ या हार्ट प्रॉब्लम की तरफ पॉइंट करे, ये 100% सही नहीं है। इसके साथ साथ हमको देखने की ज़रूरत है कि पेशेंट की उम्र कितनी है और उसको कोई एडिशनल रिस्क फैक्टर है जो हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करे, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या ओबेसिटी, इस प्रकार की चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बताया, कहीं भी डाउट हो तो हार्ट चेकअप कराना ज़रूरी है जी। फिलहाल यहाँ में शो पे वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आज हमारे साथ कार्डियक सर्जन डॉक्टर संदीप अग्रवाल बैठे हैं और हम हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास बेहद सारे सवाल हैं और बेहद सारे कॉलर्स के पास भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिलहाल शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जायडस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद गर्व करता है डॉक्टर संदीप अग्रवाल के साथ जुड़ने पर। हार्ट सर्जरी में 16 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव। मुंबई के प्रमुख संस्थान से अपनी कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के बाद इंग्लैंड में उच्च सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए 6 साल गुजारे। FRCS और UK स्पेशल बोर्ड्स सर्टिफिकेशन की उपलब्धि हासिल की। एडल्ट स्पेक्ट्रम में सभी प्रकार की कार्डियक सर्जरी का गहन अनुभव। रीडू सर्जरीज में विशेष कुशलता। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जायडस हॉस्पिटल। किसी भी हृदय रोग संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें
इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका शो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हैं और इसलिए हमारे साथ है डॉक्टर संदीप अग्रवाल। आप कार्डियक सर्जन हैं और अहमदाबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हमारे अहुभाग्य कहें कि वो आज हमारे साथ स्टूडियो में पधारे हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि ताराबाई आई हॉस्पिटल में महीने के हर दूसरे संडे को आप पधारते हैं और जो रोगी पेशेंट्स हैं उनको अपनी सेवाएं देते हैं। सर, आपका शो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक कॉल आ गया, पहले लेते हैं जी। कॉल करिए। अच्छा, मेरे जहन में कुछ और सवाल आ रहे हैं कि जब हम बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की बात करते हैं, आपने कहा बाईपास सर्जरी में नए रास्ते बनाए जाते हैं, तो ये रास्ते कैसे बनाए जाते हैं, ये थोड़ा प्रोसीजर डिटेल में जानना है। ओके, आपने जैसा मैंने बताया कि बाईपास सर्जरी में हम जो ब्लॉकेजेस हैं उसके साथ हम कुछ नया कुछ नहीं करते हैं। उसकी जगह हम अल्टरनेटिव रास्ते बनाते हैं जिससे हम ब्लड का फ्लो जो है वापस से रिस्टोर कर सकें। तो ये जो है काम हम करते हैं, बॉडी की ही नसें लेते हैं। कई बार ये नसें जो हैं हाथ से ली जाती हैं। यूजुअली मोस्ट पीपल आर राइट हैंडेड, तो हम लेफ्ट फोर आर्म से ऊपर वाले ने स्पेयर नस दी हुई है तो एक नस हम सेफली निकाल सकते हैं जी। इसी तरह हम पैरों से भी कई बार नसें लेते हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेशन में ज़्यादा करके जो हम चेस्ट ओपन करते हैं तो ब्रेस्ट बोन जो होती है हमारी, उसके नीचे भी स्पेयर नसें होती हैं। तो उसको भी हम निकाल के और ये नए रास्ते बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई बार मल्टीपल ब्लॉकेजेस होती हैं, मल्टीपल ग्राफ्ट्स करने पड़ते हैं, तो ये मल्टीपल जगह से हम ग्राफ्ट लेते हैं। अच्छा, हम वाल्व्स की बात कर रहे थे, तो ये किस तरह के होते हैं, यूज किए जाते हैं? मतलब वाल्व्स, आर्टिफिशियल वाल्व्स दो प्रकार के आते हैं, एक मेटेलिक वाल्व आते हैं और एक टिश्यू वाल्व्स आते हैं। दोनों के फायदे गैर फायदे होते हैं, दोनों के स्पेसिफिक इंडिकेशंस भी होते हैं। मेटेलिक वाल्व आमतौर से ऐसा मान्यता है और ऐसा हम देखते भी हैं कि क्योंकि ये मेटल के बने होते हैं तो ये जिंदगी भर चलने की संभावना रहती है। लेकिन इसके साथ में क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेटल ब्लड स्ट्रीम के अंदर है तो हमको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमको रेगुलर ब्लड थिनर्स की ज़रूरत है जो हमको लाइफ लॉन्ग लेने पड़ते हैं और हमको रेगुलर इंटरवल्स पे ब्लड चेक कराने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम एक ब्लड थिनिंग का लेवल मेंटेन कर सकें। साथ ही साथ कभी भी कोई आर्टिफिशियल वाल्व ब्लड स्ट्रीम में होता है तो हमें केयरफुल रहना है कि इन्फेक्शन ना हो पाए और अगर इन्फेक्शन का डाउट आता है तो हमें तुरंत हेल्थ केयर एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, डॉक्टर से बात करें। हाँ जी, अपना सवाल पूछिए सर। मेरी मदर के 3 साल पहले बाईपास जी, अब उनकी जो आपकी आवाज थोड़ा धीरे आ रही है सर, थोड़ा लाउडली बोलेंगे? मैं डॉक्टर को करा था जी। 3 साल पहले मेरी मदर की बाईपास हुई जी, तो उनके वो स्टिच है जो अब वो पेन होने स्टिच में मतलब वो पेन होने लग गया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी मदर की उम्र जान सकते हैं? 62 है। 62? ओके। और बाईपास सर्जरी उनकी 3 साल पहले हुई है जी। ओके। आप इसमें अगेन सिर्फ पेन हो रहा है इसके बेसिस पे कह पाना बहुत डिफ़िकल्ट है कि ये मस्कुलर पेन है, हड्डी का पेन है या फिर वापस से किसी प्रकार की ब्लॉकेजेस डेवलप हुई हैं। तो मेरी सलाह रहेगी अगर आप चेकअप्स नहीं करा रहे हैं, हर साल नहीं करा पा रहे हैं किसी कारण से और अब सिम्टम्स चालू हुए हैं तो आपको डेफिनेटली बेसिक कार्डियक चेकअप कराना चाहिए। आपके जो भी फिजिशियन हैं, आपके रेगुलर फैमिली फिजिशियंस हैं या रेगुलर एमडी फिजिशियंस हैं, उनको आप दिखा सकते हैं या फिर आप हायर सेंटर आना चाहें तो कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह ले सकते हैं। बट इसमें मैं ये मानता हूँ कि अगर हम टेस्ट करते हैं खास करके बेसिक जैसे एकोकार्डियोग्राफी या टीएमटी टेस्ट तो हमको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल सकती है कि कोई इसमें वापस से ब्लॉकेजेस डेवलप हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर ये दोनों टेस्ट नॉर्मल आते हैं तो वापस ब्लॉकेजेस की संभावना बहुत कम लगती है और उस सिनेरियो में मेरे ख्याल में आप उनका जो पेन है शायद वो मसल की वजह से या जो है बोन की वजह से होने की संभावना ज़्यादा है। तो सलाह दूंगा कि आप एक बार फिजिशियन को चेकअप करा लें या हायर सेंटर आना चाहते हैं तो वहाँ जाके चेकअप ज़रूर कराएं।
अच्छा, वेल्व्स की बातें हो रही थी, आपने कहा मेटल के बने होते जिनके ये फायदे गैर फायदे हैं। टिश्यूज की बात की, टिश्यू वेल्व्स जो होते हैं वो चमड़े के बने होते हैं। अच्छा। तो वो हार्वेस्ट किए जाते हैं कई बार पिग्स में से और कई बार काउज में से, और ये स्पेशल प्रक्रिया के थ्रू बनाए जाते हैं। क्योंकि ये टिश्यू वेल्व्स होते हैं, चमड़े के बने होते हैं, तो इसके अंदर ब्लड थिनर्स मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन साथ ही साथ ये वेल्व्स जो है ऐसा माना जाता है कि 10 से 15 साल से ज़्यादा नहीं लास्ट करते हैं जी। तो अगर चमड़े के वाल्व, टिश्यू वेल्व्स हम यंगर एज ग्रुप में इस्तेमाल करें, जो इंसान 30-40 की उम्र का हो, तो उसमें हम प्रैक्टिकली कमिट कर रहे हैं कि 15 साल या 20 साल बाद उनको शायद दूसरा ऑपरेशन लगने की संभावना आए। और यही चीज़ अगर हम 65 प्लस की एज में टिश्यू वेल्व यूज़ करते हैं तो चांसेस हैं कि उनका बाकी का जीवन बिना ब्लड थिनर्स खाए या बिना रेगुलर ब्लड थिनर चेक करे आराम से निकल सकता है। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, आपके अगर कोई इंजरी होती है या आप घर में गिरते हैं और आप ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे हों तो इंटरनल ब्लीडिंग होने का रिस्क काफ़ी रहता है। तो एल्डरली एज ग्रुप में जनरली हम लोग एडवाइस करते हैं टिश्यू वेल्व्स यूज़ करने चाहिए, जिससे उनको आगे किसी भी और हेल्थ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की संभावना कम रहे। मतलब अकॉर्डिंग टू यू सजेस्ट टू पेशेंट कि भाई आप इसे प्रेफर कीजिए। यूजुअली टिश्यू वेल्व्स एंड बिलो 65 यूजुअली मेटल वेल्व्स। ओके, ये प्रेफर करना चाहिए। जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस ये है। हाँ, हर एक केस में केस टू केस हमको क्या रिक्वायरमेंट है, क्या और पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो डिसाइड करना पड़ता है। बट हाँ, ब्रॉडली गाइडलाइंस ऑल ओवर द वर्ल्ड 65 का कट ऑफ बॉर्डर लाइन है वेल्व्स का डिसाइड करने के लिए। ये जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इज इट हेरिडिटरी प्रॉब्लम या फिर ये जेन्युइन एक इंसान को हो सकती है? आनुवंशिक होता है ये पेरेंट्स? बिल्कुल। इसमें जो स्पेशली हम कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, जो हार्ट के पंप की नसों में ब्लॉकेज जो है, जो आमतौर से हम जिसका हम एंजियोप्लास्टी कराते हैं या बाईपास सर्जरी कराते हैं, तो उसमें एक फैक्टर होता है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री। अब हम सब कुछ काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं रिस्क फैक्टर्स में, लेकिन हम अपने जेनेटिक हिस्ट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपनी फैमिली हिस्ट्री नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर मेरे पेरेंट्स में या मेरे ब्रदर्स सिस्टर्स में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है या उनको पहले कोई प्रॉब्लम हार्ट रिलेटेड आई है, जो नसों में ब्लॉकेज का इन्वॉल्वमेंट कुछ हुआ है, तो हम नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क पे हैं। और इसलिए अगर इस प्रकार की हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो कोई भी सिम्टम आता है हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। और अबव 40 इयर्स हमें डेफिनेटली वंस अ ईयर रेगुलर चेकअप कराना है, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम पकड़ सकते हैं। और डेफिनेटली लाइफस्टाइल हमें इस प्रकार का जीना है कि जो भी कंट्रोलेबल रिस्क फैक्टर्स हैं वो हम कर सकें। जैसे टोबैको अवॉइड करना है, स्मोकिंग अवॉइड करना है, अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो अगेन डायबिटीज़ कंट्रोल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल। और कंट्रोल जब होएगा जब हमें मालूम होएगा कि प्रॉब्लम है, और वो हम रेगुलर चेकअप कराएंगे तभी पॉसिबल है। सो जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते, फैमिली हिस्ट्री नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें मालूम है ये दोनों फैक्टर्स हैं तो हमको नॉर्मल से भी ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है, जिससे कोई प्रॉब्लम अगर आती भी है तो हम उसको समय रहते डील कर सकते हैं। ओके, ओबेसिटी की बात कर रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं कि भाई अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा तो नेचुरली हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो क्या बिना किसी दवाई के या मेडिसिन ट्रीटमेंट के हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं? कोई तरीका है? कोलेस्ट्रॉल अगर बॉर्डर लाइन हाई है तो काफ़ी हद तक स्पेशली यंगर एज ग्रुप में रिलेटेड होता है बिकॉज ऑफ आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स एंड ड्यू टू आवर ईटिंग हैबिट्स। कि अगर हम इनअप्रोप्रिएट खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खा रहे हैं, या हम ओबीस हैं और हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉसिबल है कि हमारा लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल है। तो अगर इस प्रकार के कोई फैक्टर्स हैं जो हम रिवर्स कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमको वो करना चाहिए। अगर हम एक्सेसिव वेट है तो हमको रेगुलर एक्सरसाइजेस, डाइट कंट्रोल, वही फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, जो कि हम अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है हर चीज़ का लाइफ में कि गोली खाइए और उससे हर चीज़ का इलाज हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा और है कि जेन्युइन लोग क्या करते हैं, ओवर द काउंटर जाकर दवाइयाँ खरीदते हैं कि भाई आज सिर में दर्द है तो ये दवाई ले ली, गैस की प्रॉब्लम है ये दवाई ले ली। क्या ये दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं कॉज बनती है हार्ट अटैक को बढ़ावा देने के लिए?
दवाइयाँ एज सच शायद हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट ना करें, लेकिन बहुत सिंपल रेमेडीज जो होती हैं ओवर द काउंटर्स, पैरासीटामॉल, सिंपल पेन किलर्स हैं या सिंपल कफ कोल्ड के ट्रीटमेंट है, वो मेरे ख्याल में कोई लेता है तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, अगर खास करके थोड़ा पढ़े लिखे हैं या उनको मालूम है या समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट आजकल इतना ज़्यादा है अवेलेबल कि कई बार लोग हमारे से ज़्यादा जानते हैं गूगल के ऊपर सर्च करने के बाद, तो कई बार उनकी नॉलेज फुल नहीं होती है, कई बार हाफ नॉलेज होती है, एंड हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन फुल नॉलेज। तो अगर कहीं भी कोई डाउट आता है तो पहली सलाह यही रहेगी कि आप अपने डॉक्टर को मिलिए, फैमिली फिजिशियन को मिलिए और उनसे गाइडेंस लीजिए। ओके, अब मेरा एक सवाल है कि हाउ वी कैन कीप इन गुड कंडीशन आवर हार्ट, दिल को कैसे रख सकते हैं गुड कंडीशन में, अच्छा रहे, इसके लिए जन क्या चीज़ें की जानी चाहिए? जैसे बॉडी के लिए तुम योगा कर लेते हैं इंटरनल बॉडी के लिए अच्छी डाइट शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं, दिल को अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप अगर अपनी बॉडी को अच्छा रखेंगे तो दिल अपने आप ही बिहेव करेगा। दिल सबसे अच्छा ऊपर वाले की जो देन है, वो हर मिनट 60 से 80 बार बीट करता है, इतने सालों तक चलता है, कभी शिकायत नहीं करता है। लेकिन अगर आप उसको शिकायत करने का मौका देंगे तो वो भरपूर शिकायत करेगा, और फिर आपको, अगर आप फिर भी नहीं सुधरे तो फिर आपको काफी नाराज भी करेगा और काफी तकलीफ में भी लेकर आएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि बैड हैबिट्स, चाहे तंबाकू की बात करें या स्मोक की बात करें या ड्रिंक की बात करें, इसके अलावा एक बुरी आदत तो हर दूसरे आदमी में दिखती है, चाय कॉफी की, यानी कैफीन की बहुत बुरी लत होती है चाय पीने की। तो क्या कहीं एक हद के बाद जाकर कैफीन भी हार्ट अटैक को बढ़ावा देती है, ऐसा कुछ है? कैफीन डेफिनेटली इन एक्सेसिव अमाउंट्स, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैं ये मानता हूँ कि मॉडरेशन में अगर टी कॉफ़ी लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप दिन भर कॉफ़ी ही पी रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो नुकसान करती है, और ये चीज़ें अवॉइड करें तो बेटर है। हाँ, एक एज तक बॉडी टॉलरेट करती है, लेकिन आफ्टर 40-45, खास करके आपकी अगर जॉब ऐसी है या आप बहुत फिजिकली एक्टिव नहीं है, सारी कैलोरीज बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके तकलीफ देने ही वाली है। तो मॉडरेशन में करें, 1 और 2 अ डे अगर आप ले रहे हैं तो शायद उसमें नुकसान ना हो, लेकिन एक्सेस नहीं करें, और अगर करते हैं तो उसको जो है बंद करने का कोशिश करें। हम लोगों की एक बुरी आदत होती है कि हमें हमेशा डॉक्टर्स ये कहते हैं कि हर 6 महीने में आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाइए या रिपोर्ट चेक कीजिए या अपना टेस्ट जरूर करवाइए। उस चीज़ को लेके हम हमेशा लापरवाह होते हैं और कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ें मुसीबत को बुलावा देती हैं। तो एज अ डॉक्टर आप क्या सजेशन देंगे? ये आपका सवाल काफ़ी सही है, और एज डॉक्टर्स हम सलाह देते हैं। इवन एज अ डॉक्टर हम ये खुद के लिए भी कई बार फॉलो नहीं करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि हम अपने बॉडी के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ रिस्क लेते हैं। जैसे शायद आप कोई भी बड़ी कार या छोटी कार लें तो आपको जो डीलर होते हैं वो कहते हैं कि आपको सर्विसिंग रेगुलरली करानी चाहिए। जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल में काफ़ी लोग वो रेगुलरली नहीं फॉलो करते हैं, और फिर फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो आप एक एज के बाद डेफिनेटली रेगुलर चेकअप 6 मंथली ना हो तो भी ईयरली तो होने चाहिए। अच्छा। जिससे प्रॉब्लम्स प्रिवेंट करी जा सके आगे जाके। ओके, जिन्हें अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत ज़्यादा अस्थमा फेस करते हैं, क्या वो भी हार्ट अटैक को फेस करने के चांसेस रहते हैं उनको, ऐसा कुछ है? अस्थमा जो कंडीशन है वो लंग्स की कंडीशन है, तो लंग्स से रिलेटेड हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं होती है। सो अगर आप प्योरली अस्थमा की बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली अस्थमा और हार्ट अटैक का कोई तालमेल नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। लेकिन अगर स्मोकर हैं और स्मोकर होने की वजह से आपको एम्फाइसेमा या अस्थमा जैसा अटैक आता है, तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग कंडीशन ब्लड वेसल्स कैन गेट अफेक्टेड, और वो डेफिनेटली हार्ट अटैक भी कॉज कर सकते हैं, स्ट्रोक भी कॉज कर सकते हैं। पैरों की नसों में अगर ब्लॉकेज आए तो पैरों में गैंग्रीन भी पैदा कर सकते हैं। तो डायरेक्टली अस्थमा से हार्ट का रिलेशन नहीं है, लेकिन हाँ, अगर टोबैको यूज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली डैमेज कर सकता है। ओके। अच्छा, खाने में एक मेरा छोटा सा सवाल है। वेज खाना तो वैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सभी खाते हैं, दूध पीते हैं, नॉन वेज भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या नॉन वेज से बढ़ावा मिलेगा हार्ट अटैक को या कहीं फ़ायदा भी करता है?
नॉनवेज से अगर आप काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट्स में नॉनवेज खा रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं, खास करके रेड मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली डैमेजिंग हो सकता है। हाँ, सी फूड है या वाइट मीट है, मॉडरेशन में है, तो लॉन्ग टर्म में इसके इल इफेक्ट्स इतने नहीं होंगे। वेजिटेरियन डाइट कंपेयर्ड टू नॉन वेजिटेरियन डाइट आजकल काफ़ी, खास करके सलाड्स एंड फ्रूट्स एंड जूसेस, ये सीजनल फ्रूट्स, सब्जी देख लीजिए बिल्कुल, और ये फाइबर कंटेंट भी अपने डाइट में बढ़ाता है, तो कहते हैं कि इससे जीआई कैंसर्स होने का रिस्क भी कम रहता है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी काफ़ी रहते हैं। ओवरऑल आई थिंक बैलेंस्ड फूड होना ज़रूरी है। जी जी, जैसा हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव मात्रा में करी जाए, चाहे वो कितनी अच्छी हो, एक्सेसिव चीज़ें कई बार प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे वो कहावत है ना, दवा और जहर दोनों होती है शराब। वही चीज़ है, एक्सेस एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज़ की खराब होती है। सर, आज आप स्टूडियो में आए, आपसे इतने सारे हमने कंसेप्ट क्लियर किए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हार्ट अटैक को लेकर जो हमारे जहन में डर है वो कहीं ना कहीं किसी हद तक जाकर खत्म हुआ है। और आप स्टूडियो में आए और आपने इतना वक्त दिया और हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने हार्ट अटैक को लेकर बहुत सारी बातें की कि हार्ट में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनमें हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा कॉज है और ये इंसान की जान तक ले लेता है। अगर उसको लेकर आप अवेयर नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस बीमारी को अपने लिए बढ़ावा दे रहे हैं और बुलावा दे रहे हैं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये जिंदगी में हमेशा याद रखना है। इसी उम्मीदों के साथ कि आप खुश रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह एक बार फिर से शिल्पा हाजिर हो जाएगी नए विषय के साथ और एक नए और डॉक्टर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आप हमें इजाजत। नमस्कार। जायडस हॉस्पिटल्स अहमदाबाद गर्व करता है डॉक्टर संदीप अग्रवाल के साथ जुड़ने पर। हार्ट सर्जरी में 16 साल से भी अधिक वर्षों का अनुभव। मुंबई के प्रमुख संस्थान से अपनी कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग लेने के बाद इंग्लैंड में उच्च सर्जिकल ट्रेनिंग के लिए 6 साल गुजारे। FRCS और UK स्पेशल बोर्ड्स सर्टिफिकेशन की उपलब्धि हासिल की। एडल्ट स्पेक्ट्रम में सभी प्रकार की कार्डियक सर्जरी का गहन अनुभव। रीडू सर्जरीज में विशेष कुशलता। डॉक्टर संदीप अग्रवाल, जायडस हॉस्पिटल। किसी भी हृदय रोग संबंधित जानकारी हेतु संपर्क करें